वेलकम। बोर्ड परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12 के इतिहास विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। यह पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में हमने सत्र 2023, 2024 और 2025 में आए हुए आरबीसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को किया था। आज हम पार्ट 2 में हमने लेसन 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए थे और आज हम पार्ट 3 के अंदर लेसन 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो ऑप्शन ब, बिहार को मगध कहा जाता था। तो किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो ऑप्शन ब, बिहार को मगध कहा जाता था। यह मगध साम्राज्य था। उस समय महाजनपद काल का एक राज्य था मगध, जो शक्तिशाली राज्य, प्राचीन साम्राज्य था। मगध आधुनिक बिहार भारत में एक प्राचीन साम्राज्य को संदर्भित करता है, जो प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। यह व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और मौर्य, गुप्त, नंद राजवंशों सहित कई प्रमुख राजवंशों की सत्ता का केंद्र था। इसका उदय प्राय उपजाऊ गंगा नदी घाटी में इसकी रणनीतिक स्थिति और प्रमुख व्यापार मार्गों पर इसके नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन अ, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। यह है मौर्य साम्राज्य, जो भारत में इतने क्षेत्र में विस्तारित था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अ ऑप्शन राइट है। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी और यह 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। यह भारत के इतिहास का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसने अपने चरम पर भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को कवर किया था। मौर्य साम्राज्य अपनी कुशल केंद्रीकृत और कुशल प्रशासन प्रणाली के लिए जाना जाता था, जिसके बारे में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसके बाद बिंदुसार शासक बने, उसके बाद सम्राट अशोक बने, फिर दशरथ आए, फिर संप्रति आए, फिर चालीसुक आए, फिर देववर्मन आए, फिर सप्तधन्वा आए और फिर ब्रह्मदत्त। अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त। प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो यह वाकाटक वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के थे प्रभावती गुप्त द्वारा। प्रभावती गुप्त ऑप्शन द, वाकाटक वंश की शासिका थी। प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी थी, गुप्त वंश की राजकुमारी थी, जो अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटक राजवंश की एक शक्तिशाली रानी और शासक बनी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, उन्होंने अपने युवा पुत्रों के लिए लगभग 20 वर्षों तक शासन किया तथा राज्य की स्थिरता को सफलतापूर्वक बनाए रखा। उनका शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि उस युग में एक प्रभावशाली महिला नेता
को उजागर करता है, जहाँ यह असामान्य था और उन्होंने गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन बनाने में मदद की। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उनका जो विवाह है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? तो हरिसेन ऑप्शन स समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त वीणा बजाने के शौकीन थे। हरिसेन किसके राजकवि थे? तो ऑप्शन स समुद्रगुप्त के राजकवि थे। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वह 4वीं शताब्दी में संस्कृत कवि थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री और अधिकारी थे। प्रयाग प्रस्तुति उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जो इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है और समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों का वर्णन करती है। अगर प्रयाग प्रस्तुति में किसका अंकन है तो समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों का वर्णन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इस शिलालेख को समुद्रगुप्त का स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित्र के लेखक ऑप्शन ब बाणभट्ट हैं। तो ये हर्षवर्धन का साम्राज्य था जो भारत में उत्तर भारत में फैला हुआ था। हर्षचरित्र के लेखक ऑप्शन ब बाणभट्ट थे। राजा हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी वर्धन वंश के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 606 ईस्वी में से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। उन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वह अपने कुशल प्रशासन, साहित्य और धर्म संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? तो शक शासक रुद्रदामन ऑप्शन स ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील गिरनार जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ये गुजरात के मैप में गिरनार यहाँ पर है, जूनागढ़। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ऑप्शन स रुद्रदामन। सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के जूनागढ़ में किया था। इस झील का निर्माण सिंचाई और जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे कई शासकों द्वारा किया गया। रुद्रदामन प्रथम भारी बारिश के कारण बांध टूटने के बाद उन्होंने झील का बड़े पैमाने पर
जीर्णोद्धार करवाया, जिसका उल्लेख उनके जूनागढ़ अभिलेख में है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था, तो वो थे ऑप्शन द प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप इनका नाम था। अशोक की कालीन की ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन द जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वे एक अंग्रेज विद्वान और पुरातत्ववेत्ता थे, जिनका काम प्राचीन भारत के अभिलेखों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने इन लिपियों का उपयोग सबसे पुराने शिलालेखों और सिक्कों में किया था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपियों में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा हुआ है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो ऑप्शन 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाजनपद कालीन। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन स बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो बौद्ध धर्म के अंदर 2 ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और जैन धर्म के अंदर भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भारत के 16 महाजनपद कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, वज्जी, वत्स, अंग, अश्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, काम्बोज और कौशल। इस मैप के अंदर भी ये महाजनपद दिए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ऑप्शन द प्राकृत भाषा में हैं। अशोक का साम्राज्य और वहां पर मिले हुए स्तंभलेख, लघु शिलालेख, गुहालेख आदि दे रखे हैं इस मैप के अंदर। अशोक के अधिकांश अभिलेख ऑप्शन द प्राकृत भाषा में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है लिखे गए हैं, और इन अभिलेखों में प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषाओं का उपयोग किया गया था, लेकिन प्राकृत सबसे प्रमुख थी क्योंकि यह उस समय की आम जनता की भाषा थी। प्राकृत अभिलेख शिलालेख, अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं और ये मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अन्य भाषाएं सम्राट ने अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ शिलालेखों के लिए ग्रीक और अरामी भाषाओं का भी उपयोग किया था। कुछ शिलालेख द्विभाषी भी थे, जैसे कि कंधार का शिलालेख जो यूनानी और अरामी दोनों भाषाओं में था। तो कंधार का शिलालेख यूनानी और अरामी दोनों भाषाओं में था। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? तो ऑप्शन ब चाणक्य अर्थशास्त्र का रचयिता था। ये चाणक्य का काल्पनिक चित्र।
अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य था। अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य ने की थी, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शासन कला, अर्थशास्त्र, राजनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित हैं। बाणभट्ट किस शासक के राजकवि थे? तो बाणभट्ट ऑप्शन स हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह हर्षवर्धन का साम्राज्य जो उत्तर भारत में फैला हुआ था और इनकी राजधानी कन्नौज थी। यह हर्षवर्धन का काल्पनिक क्षेत्र। बाणभट्ट ऑप्शन स हर्षवर्धन के राजकवि थे। राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश के एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। उन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और वह अपने कुशल प्रशासन, साहित्य और धर्म के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित्रम और तथा कादम्बरी। हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो धर्म महामात, ऑप्शन द धर्म महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये काल्पनिक क्षेत्र अशोक का। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए ऑप्शन द धर्म महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें धम्म की शिक्षा फैलाने और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाकर भी प्रचार किया। धम्म महामात्रों को मौर्य सम्राट अशोक ने नियुक्त किया था। ये अधिकारी अशोक के शासनकाल के 14वें वर्ष में नियुक्त किए गए थे, ताकि वे साम्राज्य में धम्म यानी नैतिक नियमों के उपदेशों का प्रचार कर सके, लोगों के कल्याण का ध्यान रख सके। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। ये कुषाण शासकों की मूर्तियां जो उन्होंने स्थापित करवाई थी। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो ऑप्शन द कुषाण शासक। देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक धारण करते थे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कुषाण राजा कनिष्क का है, जिसने इस उपाधि को अपनाया। ये उपाधि शासक की देवीय स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसका अर्थ है ईश्वर का पुत्र। कुषाण राजवंश पहली से 3री शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि के लिए जाने जाते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक कनिष्क ने इस उपाधि को धारण किया था। उपाधि का अर्थ है देवपुत्र, का अर्थ है ईश्वर का पुत्र, और यह शासक की
देवी स्थिति और देवताओं से उनके संबंध को दर्शाता है था। प्रेरणा इस उपाधि को संभवतः चीन से लिया गया था, जहां स्वर्ग के पुत्र की अवधारणा प्रचलित थी। कुषाण कालीन ये सिक्के जारी किए गए थे जो सोने के थे। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रस्तुति की रचना ऑप्शन अ हरिशेन ने की थी। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और समुद्रगुप्त का ये बीणा बजाते हुए चित्र। प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिशेन ने की थी। हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और वह 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण मंत्री और अधिकारी थे। प्रयाग प्रस्तुति उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रस्तुति है, जो इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों का वर्णन प्रयाग प्रस्तुति में दिया गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इस शिलालेख को समुद्रगुप्त का स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, जिसे हरिशेन ने लिखा था। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन स अभिलेखा शास्त्र। तो अभिलेख जो कठोर सतह पर लिखे जाते थे, जो गुफाओं पे, मूर्तियों में और शिलालेखों पर और ताम्रपत्रों पर भी लिखे जाते थे, मूर्तियों वगैरह पे। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते थे, ऑप्शन स। अभिलेख शास्त्र वह शास्त्र है जो प्राचीन और आधुनिक काल के कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए गए अभिलेखों का अध्ययन करता है। यह इतिहास, पुरातत्व और भाषा विज्ञान जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राचीन समय के जीवन, समाज, राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है। अभिलेखों के प्रकार, निर्माण, उपयोग और संरक्षण का अध्ययन इस शास्त्र का हिस्सा है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या कहते हैं। यह अभिलेखों का अध्ययन है जो मोहरों, स्तंभों, पत्थरों, ताम्रपत्रों, मंदिरों जैसी विभिन्न सतहों पर पाए जाते हैं। पुरालेख शास्त्र के माध्यम से अभिलेखों में शासकों के नाम, पदवी, प्रशासन, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो इतिहास को समझने में मदद करती हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, तो वह था ऑप्शन द मगध। यह मगध का साम्राज्य था। इकुस कला क्षेत्र। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, तो वह मगध, ऑप्शन द। मगध एक शक्तिशाली प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो वर्तमान दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। सदियों तक उत्तरी भारत में शक्ति का केंद्र रहा। यह दो प्रमुख साम्राज्यों मौर्य और गुप्त का जन्म स्थान था और अपने समृद्ध संसाधनों और उपजाऊ भूमि के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसकी राजधानी शुरू में राजगृह थी और बाद में इसे पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध की स्थापना ब्रह्मदत्त ने की थी, जबकि बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और महत्वपूर्ण विस्तार करने वाला माना जाता है, जिसने लगभग 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। ब्रह्मदत्त ने अपने राजवंश की नींव रखी थी, लेकिन मगध का राष्ट्र के रूप में विस्तार बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध।
मगध की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन द। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी ऑप्शन द पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी पहले राजगीर, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, और बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए ये दोनों शहर मगध की राजधानियां रहे हैं। राजगीर, गिरिव्रज, यह मगध की पहली राजधानी थी और यह पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित स्थान था। पाटलिपुत्र बाद में राजा उदयन ने राजधानी को राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया, जो आज पटना शहर है। किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना है? तो मौर्य सम्राट अशोक को, ऑप्शन अ। यह काल्पनिक चित्र। किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना है? तो मौर्य सम्राट अशोक को। 19वीं व आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को मौर्य साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण एवं उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्वितीय कला के प्रमाण थे, जिन्हें साम्राज्य की पहचान माना जाता था। अशोक के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत शक्तिशाली एवं परिश्रमी था तथा उसके अपने आदर्श थे। वह अन्य राजाओं की अपेक्षा बहुत ही विनीत था, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते थे। अशोक के इन्हीं गुणों के कारण 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने उसे प्रेरणा का स्रोत माना था। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, वो था ऑप्शन ब मनुस्मृति। ऋषि मनु द्वारा ये रचित है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है ब, ऑप्शन ब मनुस्मृति। मनुस्मृति सनातन धर्म के एक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसका एक नाम मानव धर्मशास्त्र भी है। हिंदू समाज में इसका स्थान वेद त्रय के उपरांत है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव के वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। मनुस्मृति की 50 पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। अलग अलग विद्वानों ने इस पांडुलिपियों को लिखा है। कालांतर में बहुत ही प्रक्षेप भी स्वाभाविक हैं। साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह बाद में सम्मिलित हुए अंशों की पहचान कर सके। कोई अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है। परंपरागत मान्यता है कि महर्षि मनु ने, जिन्हें प्रथम पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है, को मनुस्मृति का रचनाकार माना जाता है। छठी शताब्दी में सबसे पहले डाले एवं प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के कहलाते थे, तो उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, ऑप्शन अ। इन्हें ठोक पीट कर बनाया जाता था। आहत सिक्के अलग अलग आकार प्रकार के। छठी शताब्दी में सबसे पहले डाले एवं प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के आहत सिक्के कहलाते, ऑप्शन अ। 7वीं शताब्दी में आहत सिक्के, जिन्हें पंच चिन्हित सिक्के भी कहते हैं, भारत के प्रारंभिक सिक्कों में से थे, जो ईसा पूर्व 6वीं से 2वीं शताब्दी के बीच प्रचलन में थे। ये अनियमित आकार, इनका आकार अनियमित था, जो धातु की चादरों को काटकर या चपटी गोलिकाओं से बनाए जाते थे और इन पर कुछ चिन्ह या प्रतीक ठप्पों से बनाए जाते थे, न कि कोई लिखावट। ये
सिक्के मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे और बाद में तांबे और शीशे के सिक्के भी चलन में आए। अंकन, इन पर कोई लेखन नहीं होता था, बल्कि एक या एक से अधिक ठप्पे से चिन्ह बनाए जाते थे। इनमें सूर्य, चक्र, जानवर, पेड़, पहाड़ जैसे विभिन्न प्रतीक हो सकते थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो ऑप्शन ब, कुषाण शासकों ने। तो ये कुषाण शासकों की मूर्तियां हैं और ये सोने के सिक्के उनके द्वारा जारी किए गए थे। ये सम्राट कनिष्क के काल्पनिक चित्र। सर्वप्रथम सोने के सिक्के ऑप्शन ब, कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो यूनानियों ने जारी किए थे, जिसके बाद कुषाणों ने बड़े पैमाने पर नियमित रूप से इन्हें जारी किया। कुषाणों में कनिष्क जैसे शासकों ने सोने के सिक्के बड़ी संख्या में चलाए, जो उनके विशाल साम्राज्य, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थे। कुषाण वंश ने भारत में सोने के सिक्कों पर बड़े पैमाने पर प्रचलन किया। कनिष्क प्रथम ने 127 ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए, जो भारत में किसी भी भारतीय राजा द्वारा जारी पहला स्वर्ण सिक्का माना जाता है। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। किस शासक के लिए देव नाम पेय उपाधि का प्रयोग हुआ था? तो वो थे ऑप्शन द, सम्राट अशोक। तो ये सम्राट अशोक के काल्पनिक चित्र। किस शासक के लिए देव नाम पेय उपाधि का प्रयोग हुआ? तो वो थे सम्राट अशोक, ऑप्शन द। सम्राट अशोक ने देव नाम पेय की उपाधि धारण की थी और इस उपाधि का अर्थ है देवताओं का प्रिय, और यह अक्षर प्रियदर्शी, जिसने आनंद मिलता है, उपाधि के साथ प्रयोग की जाती थी। सम्राट अशोक ने अपनी कई शिलालेखों पर स्वयं को इस उपाधि से संबोधित किया है। अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, वृत्त शिलालेख, लघु शिलालेख, सप्त स्तंभलेख और लघु शिलालेख, ये अशोक के अलग अलग शिलालेख थे। अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए? तो वो प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अजातशत्रु के शिलालेखों को प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। जैसा कि मथुरा के राजकीय संग्रहालय में पाए गए शिलालेख से पता चलता है कि इन शिलालेख में उन्हें वैदेही पुत्र अजातशत्रु कुणिक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, अर्थात भाषा इस अभिलेख की प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से पत्थर की शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्णित किए गए शाही आदेश थे, जो उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जनता के लिए जारी किए थे। यह अभिलेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रीक और अरामी भाषाओं और ख्रोष्टी लिपि का भी उपयोग किया गया है, और इन अभिलेखों का उद्देश्य धम्म यानी नैतिकता का प्रचार करना और प्रशासन तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में संदेश देना था। जो पत्थर, धातु, मिट्टी जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिलेख कहते हैं, ऑप्शन स, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। गुफाओं में, पहाड़ों पर और ताम्रपत्रों पर भी अभिलेख प्राप्त होते हैं।
जो पत्थर, धातु व मिट्टी जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं उन्हें ऑप्शन स अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख ऐसी लिखित सामग्री या शिलालेख होते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन या अन्य कठोर सतहों पर स्थायी रूप से उकेरे जाते हैं। इन्हें इतिहास, नियमों, घटनाओं, दान या शासकों के आदेशों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता था। अभिलेखों को उनके माध्यम के आधार पर शिलालेख, पत्थर पर ताम्रपत्र, तांबा आदि नामों से भी जाना जाता है। अभिलेखों की मुख्य विशेषताएं: कठोर सतह, ये पत्थर, धातु, खंभे, मिट्टी जैसे टिकाऊ माध्यमों के बनाए जाते थे ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहे। स्थानीय प्रमाण, ये किसी भी घटना या कार्य का एक स्थायी और प्रमाणिक साक्ष्य होते हैं, भले ही राजा का आदेश हो, दान हो या सामाजिक व्यवस्था का विवरण हो। ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेखों का अध्ययन करके हम किसी भी समाज की ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति को समझ सकते हैं। उदाहरण: अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या गुप्त साम्राज्य के कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सुवर्णगिरी कर्नाटक के में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ऑप्शन द सोने की खान के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह की खानें होती है गहरी, जहां से सोना प्राप्त किया जाता है, और ये खानों के अंदर का चित्र। सुवर्णगिरी कर्नाटक में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ऑप्शन द सोने की खान के लिए। सुवर्णगिरी, जिसे कनकगिरी भी कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से मौर्य साम्राज्य की एक प्रांतीय राजधानी होने से सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यह नायक राजवंश की राजधानी भी थी। यहाँ कंचलपति मंदिर भी स्थित हैं। ऐतिहासिक मत, मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी थी जहां सोने की खदानें थी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो यह चंद्रगुप्त, ऑप्शन अ चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी थी जो अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटक राजवंश की शक्तिशाली रानी और शासक बनी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, उन्होंने अपने युवा पुत्रों के लिए लगभग 20 वर्षों तक शासन किया और तथा राज्य की स्थिरता को सफलतापूर्वक बनाए रखा। उनका शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस युग में एक प्रभावशाली महिला नेता को उजागर करता है जहां यह असामान्य था, और उन्होंने गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन बनाने में मदद की। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो आज हमने लेसन प्रथम के द्वितीय के प्रश्नोत्तर किए। अगले पार्ट में हम लेसन 3 के क्वेश्चन करेंगे।